अभी आप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, आज हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ रेडिएशन कैजुअलिटी के बारे में। और मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, प्रोफेसर हूँ मेडिकल फिजिक्स का एंड वर्किंग एट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, एम्स न्यू दिल्ली। और मैं जो कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे खुद को सीखना है, राइट। और मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं बाकी चीज़ों को बैठ करके समझूं और फिर आगे जा करके मैं समझाऊं किसी को। बट आई लव दिस थिंग्स कि सीखना और सीख करके अब दूसरे को सिखाना मुझे बहुत पसंद है। सो आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दोज थिंग्स आउट। तो मैं करता कैसे हूँ, मेरे वे ऑफ फंक्शनलिटी मेरी कैसी है कि मैं सबसे पहले जो भी स्टूडेंट को जो चीज़ें भी पढ़ाना होता है उसमें मैं सबसे पहले अपना ढूंढता हूँ कि व्हाट थिंग्स आई डोंट नो, प्रोबेबली आई नो बट आई डोंट हैव सो मच क्लियरिटी, या मुझे पता है लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव करी जा सकती हैं। सो आई टेक अप दोज टॉपिक्स एंड आई गो लाइन बाय लाइन, मैं रीडिंग करता हूँ। कोई भी बुक पिकअप करता हूँ जो मुझे लगता है कि ये बुक अच्छी बुक है, जिसका लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड मैं समझने की कोशिश करता हूँ। सो ये इट इज जस्ट फॉर माय बेनिफिट, क्योंकि वो मेरा क्वेस्ट है कोई चीजें ढूंढना। तो आई विल बी गोइंग लाइक दिस। उसमें यदि किसी स्टूडेंट को फायदा हो जाता है या कोई इंटरेस्टेड है, वेल एंड गुड, नहीं तो आई एम जस्ट गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। So it is just purely for my own knowledge and for my own understanding. If it is becoming useful to you people, fine. कई बार क्योंकि स्टूडेंट के हिसाब से मैं नहीं चल सकता, इसलिए नहीं चल सकता कि उनके सब हर स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। किसी को बिल्कुल क्रिस्प चाहिए, किसी को डेप्थ में चाहिए, किसी को किसी तरीके से चाहिए, किसी को ड्रामेटिक फैशन में चाहिए, किसी को बाकी चीज़ें भाती हैं, किसी को कोई चीज़ें भाती हैं। So I cannot cater like this. So I am just going to help myself. उस हेल्पिंग में यदि किसी को बेनिफिट हो जाए तो इट्स गुड, फाइन। सो मैंने जो बुक जो पिकअप किया है वो बुक जो है मैनेजमेंट ऑफ टेररिस्ट इवेंट्स इन्वॉल्विंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये बुक पिकअप किया अपने आप को समझने के लिए कि यदि कोई टेररिस्ट इवेंट्स हो जाता है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल को इन्वॉल्व कर रहा है उस इवेंट में, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। एंड आई फाउंड इट लाइक दैट कि एनसीआर पे रिपोर्ट जो है 138, इट कुड बी क्वाइट यूजफुल टू मी, क्योंकि बहुत सारे लोग मिल करके ऐसे रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसके क्रिस्प इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे, उनके आइडियाज मिलेंगे, उनको समझने का एक बेसिक चीज जो होगा वो मुझे मिलेगा। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी हो जाएगी इस इवेंट्स को, इस टाइप के इवेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं। And then I can further enhance my knowledge by looking at their references, जो references उन्होंने जहाँ पे कोट किया हुआ है, right? So I'm moving ahead. Already मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने डिस्क्लेमर में पहले मैं स्टूडेंट्स के लिए काम करता था, सोचता था उनके हिसाब से काम करूँगा, बट नाउ आई हैव चेंज द गियर। आई हैव जस्ट गोन टू हेल्प माई सेल्फ एंड उसमें जो लोगों को मदद हो जाए, let them get it out. So it is just the recording is for them again and for me also, ताकि मैं भी यदि इस रिकॉर्डिंग को सुनूं तो मेरा भी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाए, मैंने कैसे समझा है वो पर्टिकुलर चीज़ें, अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए जो चीज़ें मैं समझूंगा कि यहाँ पे ऐसे मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि उस एक्सप्लेनेशन को देख करके मुझे खुद ही समझ में आ जाएगा। आई विल बी डूइंग लाइक दिस, आई विल गो अकॉर्डिंग टू माई पेस, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। हम उस जब भी मैं पढ़ाऊंगा उस समय पे मैं दूसरे को ध्यान में नहीं रखूंगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, आई विल गो लाइक दिस, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स के पास टाइम है, if they want to sit they can sit here, those who are not free and they want to go, they are free to go,
इफ दे फील कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, मोस्ट वेलकम टू गो आउट। ठीक है। सो रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस, इसमें बोल रहे हैं द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप फॉर ल्यूकीमिया ऑब्जर्व्ड इन द 1996 स्टडी appears to be curvilinear with an increasing slope as the absorbed dose increases until it plateau over 1.5 to 2 gray presumably due to cell killing। अभी क्या बोल, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप फॉर ल्यूकीमिया, जो 1996 स्टडी में जो दिख रहा है वो क्या है, वो कर्व लीनियर है, मतलब उसका दो पार्ट है। राइट, एक तो है कर्व है दशमव्य, और उसके बाद लीनियर पोर्शन भी है, दोनों ही चीजें हैं। कर्व लीनियर का मतलब कर्व भी होगा और लीनियर भी होगा। अब कैसे होगा वो यहां से पता चलेगा, विथ एन इंक्रीजिंग स्लोप एज एब्जॉर्ब डोज इंक्रीजेस। तो अभी मान लो कि यदि ये मेरा एब्जॉर्ब डोज है इस एक्सिस पे, तो इस एक्सिस पे बनेगा ये आ गया आपका एब्जॉर्ब डोज। इस एक्सिस पे एब्जॉर्ब डोज आ गया और इस एक्सिस पे जो है उसका रिस्पॉन्स आया। नहीं, रिस्पॉन्स मतलब उसका इफेक्ट। रिस्पॉन्स तो बोल रहे हैं कि एब्जॉर्ब डोज जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप है, एज एब्जॉर्ब डोज इंक्रीजेस। तो ये क्या होगा, अभी एक स्ट्रेट लाइन चलेगा, लाइन चला, ठीक है। तो कर्व, ये तो एक लाइन आ गया, लीनियर आ गया। उसके बाद बोला अनटिल ए प्लेटो अबव 1 to 1.5 to 2 ग्रेड इंक्रीज अनटिल ए प्लेटो। अब ये इसके बाद एक प्लेटो आएगा, राइट। ये जो है ये क्या 1.5 से ये जो है 1.5 हो गया, करेक्ट। और ये जो बना ये 2 ग्रे का बना, मान लो समथिंग लाइक दिस, करेक्ट, राइट। एंड ये जो बोल रहा है कि प्री एज्यूमली ड्यू टू सेल किलिंग, सेल किल हो गया ये वाला एरिया में, इसलिए ये प्लेटो बन गया, ठीक है। और तब तक सेल जो थे वो सारे सेल जब मर ही गए, तो इसलिए उनका रिपेयर मैकेनिज्म बाकी चीजें नहीं हो रहा है और डेथ नहीं हो रहा है, तो उनका रिस्पॉन्स फिर नहीं दिख रहा, तो रिस्पॉन्स जो है प्लेटो हो गया। तो ये रिस्पॉन्स इसका है। इस स्लाइड पे ये इंफॉर्मेशन हमको समझ में आया, आगे चलते हैं, ठीक है सर, गुड। फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन पर्पसेस the NCRP has endorsed nominal values of lifetime risk of fatal cancer of 10 into 10 to the power minus 2 sievert per sievert for a population of all ages exposed at a high dose and high dose rates। क्या बोल रहे हैं कि रेडिएशन प्रोटेक्शन पर्पस के लिए एनसीआरपी जो है वो रिपोर्ट नंबर देखा है कि जो ईयर दिया 1993A और 1993B में हैज इंडोर्स्ड नॉमिनल वैल्यूज ऑफ लाइफ टाइम रिस्क।
मतलब लाइफ टाइम रिस्क फेटल कैंसर के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, 10 इंटू 10⁻⁻2 पर सीवर्ट। ठीक है, एक सीवर्ट डोज लगेगा तो होने के चांसेस 10 इंटू 10⁻⁻2, मतलब 100 से डिवाइड हो जाएगा ना, 10 डिवाइडेड बाई 100, करेक्ट। तो 0.1 नहीं, परसेंटेज पर सीवर्ट। लाइफ टाइम रिस्क है ना, प्रोबेबिलिटी में जाएगा ऑफ फेटल कैंसर। लाइफ टाइम रिस्क जो है वो रिस्क जो है कितना है हाई डोज पे, फॉर ऑल एजेस के लिए एक्सपोज दैट हाई डोज या हाई डोज रेट्स पे यदि आदमी एक्सपोज हो रहा है, राइट, तो उस केस में उसको कैंसर के डेवलप होने का क्या प्रोबेबिलिटी है पर सीवर्ट पे, 0.01 हाँ पर सीवर्ट, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंट लाइक 10 इंटू 10⁻⁻2 पर सीवर्ट। एट लो डोजेस पे, लो डोजेज और फॉर प्रोटेक्टेड एक्सपोजर्स, मतलब लो डोज पे या यदि डोज को आप एक टाइम तक एक्सटेंड कर दिया या रुक करके दिया, ठीक है, पहले दिया फिर थोड़ा गैप दिया फिर रुक के दिया, ऐसे करके फॉर प्रोटेक्टेड, द काउंसिल assumes दैट द रिस्क ऑफ फैटल कैंसर वेरीज लीनियरली विथ एब्जॉर्ब डोज। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला कि यदि लो डोज है या प्रोटेक्टेड कर रहे हो, प्रोट्रैक्टेड एक्सपोजर्स दे रहे हो, मतलब बीच बीच में रुक करके दे रहे हो, तो उस केस में उन्होंने बोला कि फेटल कैंसर का रिस्क जो है इट इंक्रीजेज लीनियरली विथ एब्जॉर्ब डोज, मीन्स जैसे जैसे डोज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका फेटल रिस्क होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एंड इट सेज कि विदाउट थ्रेशोल्ड है ये, इसके लिए कोई थ्रेशोल्ड की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो स्टार्ट होगा इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ये बिल्कुल ऐसे चलेगा, जीरो के बाद भी शुरू हो जाएगा, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। और लिनियरली बोला तो इधर से एब्जॉर्ब डोज इंक्रीज, इधर डोज रहेगा, राइट, और इधर जो है लाइफ टाइम रिस्क रहेगा, करेक्ट, इधर का रिस्क। तो इस टाइप का उन्होंने एज्यूम किया रेडिएशन प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। दो चीज, पहला हाई डोज और हाई डोज रेट पे उन्होंने माना कि 0.1 पर सीवर्ट जो है वो रिस्क है हाई डोज और हाई डोज रेट पे रिस्पांस के, और लो डोज और लो डोज रेट पे वो क्या है कि वो लीनियर फंक्शन होगा, राइट, जैसे जैसे डोज बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाएगा। ठीक है, and that risk coefficient is to be reduced by a factor of 2 to take into account the normal recovery capability of the body। मतलब यहां बोला यहां पे and that risk coefficient, जो भी यहां पे जो लो डोज जो दिया और प्रोट्रैक्टेड एक्सपोजर दिया, तो उसमें बोला कि जो भी रिस्क का वैल्यू जो होगा इट विल बी रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर देना है। क्यों डिवाइड करना है, रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 टू टेक इनटू अकाउंट द नॉर्मल रिकवरी कैपेबिलिटीज ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी जो होगी उस दौरान रिकवर भी करेगी, लो डोज पे भी रिकवर करेगी और प्रोट्रैक्टेड एक्सपोजर होगा कि बीच बीच में उसको हमने एक बार डोज दिया और उसके बाद उसको रिकवर करने का टाइम दे रहे हैं, फिर डोज दे रहे हैं, फिर रिकवर करने का टाइम दे रहे हैं, फिर डोज, यस, लाइक उसी को बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड exposure. The NCRP has performed an analysis of the uncertainties associated with this risk estimate and concluded that the 90% subjective confidence interval जो 5 to 95th percentile, ठीक है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो बना वो क्या बना, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 पर सीवर्ट टू 8.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 पर सीवर्ट।
ठीक है? बोलो बोलो बोलो, सही है। Now it says the radiation protection quantity with which these nominal risk coefficient should be applied is the effective dose. क्या क्या बोला है? रेडिएशन प्रोटेक्शन क्वांटिटी विथ विच दिस नॉमिनल रिस्क कोफिशिएंट शुड बी अप्लाइड। तो ये रिस्क कोफिशिएंट जो है जब भी रिपोर्ट होगा या जब भी हम इसकी बात करेंगे नॉमिनल रिस्क कोफिशिएंट के, तो वो किसके साथ टैग कर रहे हैं हम लोग? इफेक्टिव डोज के साथ। However, risk to a specific individual should be based on all available information including the radiation type and quantity, absorbed dose to a specific organs as well as appropriate age and tumor specific risk factor। ये बोल रहे हैं कि पहली बात तो जब भी हम लोग नॉमिनल रिस्क कोफिशिएंट की बात करेंगे तो इट विल बी लिंक्ड विथ किसका? इफेक्टिव डोज। लेकिन दूसरा क्या बोला? हाउएवर रिस्क टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स की जब बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को कितना रिस्क होगा उसके जब बात करेंगे, तो वो उस केस में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन लेंगे कि कौन सा रेडिएशन टाइप था, उसकी क्वांटिटी कितनी थी जो फॉल हुआ, एब्जॉर्ब डोज किस ऑर्गन स्पेसिफिक ऑर्गन को लगा था, और उसका एज कितना था, एज और ट्यूमर स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, मतलब कि इस पर्टिकुलर ट्यूमर के एक्सप्रेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तब जाकर के ये सारे इंफॉर्मेशन को ले करके और हम फिर रिपोर्ट करेंगे कि उस आदमी को कितना रिस्क है। एज स्पेसिफिक क्यों बोला? क्योंकि यदि कम उम्र का आदमी होगा तो उसको रिस्क ज्यादा है रेडिएशन का कंपेयर टू ओल्ड एज में, क्योंकि उसके टिश्यूज जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्रोलिफरेशन रेट। ठीक है, चलें आगे। अब आया इफेक्ट ऑफ इन यूट्रो रेडिएशन। ये एक क्वेश्चन ना अभी आपके एग्जाम में भी इस बार पूछा गया था, जो एमएससी एग्जाम में आया हुआ था, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और इन यूट्रो एक्सपोजर्स के एक आया था, क्वेश्चन था रेडिएशन का, जो एमएससी एग्जाम जो अभी हुआ था उसमें था, प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, रेडिएशन एंड प्रेगनेंसी समथिंग लाइक दिस। तो एंट्रेंस में भी तो था। एंट्रेंस का तो मुझे नहीं पता, एंट्रेंस में था, दोनों में, चंडीगढ़ में या एम्स में, आई डोंट नो। ठीक है, मतलब ये इसका मतलब एंट्रेंस का नहीं, एमएससी एग्जाम में था, फाइनल में 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, चलें आगे बढ़े, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं। इट इज पॉसिबल दैट प्रेग्नेंट फीमेल्स मे बी एक्सपोज टू रेडिएशन और टू रेडियोन्यूक्लियाइड्स ड्यूरिंग ए टेररिस्ट इंसिडेंट। वो तो वहां तो वो पूछने वाले नहीं है, हम तो लोग पूछ लेते हैं ना, और उसके बाद भी दे देते हैं कई बार, नहीं पता चलता, मतलब दे देते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई वो कुछ न कुछ मिस हो जाता है, राइट, और ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, राइट। सो लेकिन टेररिस्ट अटैक में ये पॉसिबल हो सकता है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स मे बी एक्सपोज टू रेडिएशन और रेडियोन्यूक्लियाइड्स ड्यूरिंग टेररिस्ट इंसिडेंट्स। As a result, some information on potential effects on the fetus are included here. तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम्स में, जनरल क्वेश्चन है कि फीटस पे इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन फीटस, इस टाइप के क्वेश्चंस घुमा करके पूछ सकते हैं। Fetal dose from external radiation can be generally estimated through a knowledge of the type of radiation, its penetrating power, and some estimate of the beam direction and a skin or maternal surface dose, right। So क्या बोल रहे हैं कि एक चीज तो ये है कि फीटल डोज यदि हमें एस्टिमेट करना है, और किससे? एक्सटर्नल रेडिएशन से। यहाँ पे क्या हमने बोला पहले कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है, फीमेल्स जो है, they will be exposed to radiation as well as the radioisotope, radioactivity, radionuclides, दोनों से भी हो सकते हैं।
तो रेडिएशन से जो डोज लगेगा वो एक्सटर्नल आएगा, और रेडियो न्यूक्लियाइड यदि से जो डोज आएगा एक्सटर्नल भी हो सकता है, और बॉडी के अंदर आ गया तो इंटरनल भी आएगा। तो हमें दोनों से पता होना चाहिए, राइट। तो एक्सटर्नल रेडिएशन से यदि मान लो कि एस्टिमेट करना है तो वो कैसे एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटेड थ्रू ए नॉलेज ऑफ द टाइप ऑफ रेडिएशन, किस टाइप का रेडिएशन था, दूसरा उसका पेनिट्रेटिंग पावर कितना है, राइट, एंड सम एस्टिमेट ऑफ द बीम डायरेक्शंस, मतलब किस डायरेक्शन से था, एंड स्किन और मेटर्नल सरफेस डोज, राइट। क्यों चाहिए ये सारे इंफॉर्मेशंस, डायरेक्शंस का जरूरत है, राइट। क्योंकि यदि मान लो कि ये बॉडी है, राइट, तो इस डायरेक्शन से रेडिएशंस था, ये बीम ऐसे था, करेक्ट, या बीम इधर से था एंगल से, राइट, वो क्रॉस किया होगा फीटस को तो कितना आएगा, ज्योमेट्री वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, समझ गए। तो इसलिए डायरेक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल रेडिएशन से, कि कितना डोज लगा होगा, और स्किन पे और मेटर्नल सरफेस डोज पे जो भी रेडिएशन होगा उससे जो होगा वो फीटल डोज जो है कितना उसको लगा होगा वो एस्टिमेट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल रेडिएशन से क्या क्या चीजें चाहिए आपको, नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ रेडिएशन, इट्स पेनिट्रेटिंग पावर, एंड बीम का डायरेक्शन, और स्किन और मेटर्नल सरफेस डोज कितना था। इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि फीटल डोज कितना है, राइट। इफ इट सेज if the absorbed dose to the uterus can be calculated, it provides a reasonably close estimate of embryonic or fetal absorbed dose। क्या बोल रहा है, यदि यूट्रस को आप डोज कैलकुलेट कर सकते हो कि यूट्रस को कितना डोज लगा होगा, तो उससे हम लोग एक रीजनेबल एस्टिमेट बनाया जा सकता है कि एम्ब्रियोनिक और फीटस को जो होगा वो कितना डोज लगा होगा। ठीक है जी, चलेगा। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नहीं, बहुत बढ़िया। ये लाइन है, इन ए सिचुएशन इन विच रेडियोन्यूक्लियाइड्स आर इनहेल्ड और इंजेस्टेड बाय द मदर, द एब्जॉर्ब्ड डोज to the fetus depends on the physical and chemical nature of the compound। क्यों? फिजिकल और केमिकल नेचर ऑफ द कंपाउंड पे फीटस को कितना डोज लगेगा वो इसलिए डिपेंड करेगा कि उसको देखना पड़ेगा क्या वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाएगा, यस सर, कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, राइट। और फिर बॉडी में वो कहाँ कहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके स्केटर बाकी फ्रैक्शन से क्या क्या डोज लग रहा है, राइट। वो सारे इंफॉर्मेशन जो है वो काम आएंगे, और वहां से जो है वो फीटस को डोज कैलकुलेट किया जा सकता है, एक एस्टिमेट किया जा सकता है। कंपाउंड्स दैट आर वेरी soluble in water and are ionic form such as iodide। क्या बोला? कंपाउंड्स दैट आर वेरी soluble in water and are in ionic form, जैसे आयोडीन और आयोडाइड है, कैन इजिली क्रॉस to the fetus through the placenta, whereas other compounds the placental barrier provides protection of the fetus। बाकी कंपाउंड जो है वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, उसको सोलेबल चाहिए, वाटर सोलेबल चाहिए, सोलेबिलिटी चाहिए, और दूसरा जो चाहिए वो आयनिक फॉर्म में होना चाहिए। तो यदि आयनिक फॉर्म में है तो क्रॉस कर पाएगा, बाकी जो है वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ए रिसेंट एनसीआरपी रिपोर्ट जो है 1998 प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन मोस्ट रेडियोन्यूक्लाइड ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अलग अलग जो भी रेडियोन्यूक्लाइड जो है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि
कौन क्रॉस करेगा नहीं करेगा, राइट, और उससे डोज से रिलेटेड जो है फीटस के उसके बारे में बात करेगा। तो जिसको देखना हो आप देख सकते हो, पलट सकते हो, जिसका इंटरेस्ट है पढ़ सकते हो। नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड may be divided into three major phases. Right? This includes one, the pre-implantation phase from conception to implantation. दूसरा, second जो है the phases of major organogenesis which extends from the third to approximately 8 weeks. And थर्ड जो है द फेजेज ऑफ फीटल डेवलपमेंट लास्टिंग फ्रॉम 9 weeks until birth, which includes the major period of CNS development from 8 to 25th week. एक तो ये क्या है, मेजर पीरियड ऑफ CNS डेवलपमेंट जो है वो कितना है, 8 से 25th वीक तक है। और फर्स्ट जो बोला उसमें प्री इम्प्लांटेशन फेज है, राइट, वो कंसेप्शन टू इम्प्लांटेशन। और सेकंड जो फेज जो है मेजर ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, और ये कहां से चल रहा है, 3rd से 8th वीक तक। ठीक है जी। Okay. Absorb dose to the fetus in the range of 0.1 gray to several gray can result in significant fetal harm. Right? 0.1 ग्रे से सेवरल ग्रे के बीच में यदि होगा तब जाके फीटस को हार्म होने वाला है। तो 0.1 ग्रे को मिली ग्रे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट fetal harm. Above practical threshold, damage from ionizing radiation during pregnancy that results in cell killing or unrepaired damage can cause a wide range of identifiable abnormalities, including lethality, CNS abnormalities, cataracts, growth retardations, malformations and even behavioral disorder. क्या बोल रहे हैं, देखो उसके बाद above a practical threshold, ठीक है, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद जो डैमेज जो होगा जो आयोनाइजिंग रेडिएशन से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो क्या रिजल्ट कर सकता है, इट कैन रिजल्ट इन आइदर सेल किलिंग हो जाएगी या अनरिपेयर्ड डैमेज, यही दो चीज हो सकता है। हमने भी पहले भी देखा था कि सेल किलिंग होगी, या तो मर जाएगा नहीं तो रिपेयर करेगा, यदि रिपेयर किया सक्सेसफुल रिपेयर हुआ तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि रिपेयर में कोई गलती हुई तो दैट विल लीड टू राइट अनरिपेयर्ड जो होगा वो कैन कॉज ए वाइड रेंज ऑफ आइडेंटिफाइबल एबनॉर्मलिटीज, और उसमें क्या क्या आएगा, इंक्लूडिंग लिथेलिटी, सीएनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कैटरैक्ट हो सकता है उसको, ग्रोथ रिटार्डेशंस, malformations and even behavioral disorders भी हो सकता है। Since the in utero neural system is most sensitive, neuropathology will always accompany other abnormalities in human। क्या बोल दिया, इन यूट्रो में न्यूरल सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट सेंसिटिव है, सो न्यूरोपैथोलॉजी हो सकती है। ठीक है, और वो कब, accompanying अदर, और भी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है।
लेकिन ये कहाँ कब होगा डोज रेंज, जब 0.1 ग्रे से एबव जाएगा तब, राइट। ये ना ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि न्यूक्लियर मेडिसिन में वो क्वेश्चन होता है कि उसको एबॉर्शन कराना है कि नहीं कराना है, जब भी अनएक्सीडेंटल एक्सपोजर लगते हैं तो ये इसकी काउंसलिंग बार बार आती है, राइट। गलती से हो भी गया तो क्या करना है। तो जनरली न्यूक्लियर मेडिसिन में 100 मिली ग्रे से ऊपर नहीं जाएगा, इवन सीटी में भी नहीं जाता है। यदि गलती से लग भी गया, पहले तो लगना नहीं चाहिए, लेकिन यदि गलती से लग गया तो ये डोज इससे अबव नहीं जाएगा, 100 मिली ग्रे से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन किसी भी कारण से यदि 100 मिली ग्रे से अबव गया है तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और पेशेंट को आपको प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, उसको फैक्ट्स बताने हैं, वो आपकी ड्यूटी है कि उसको सही सलाह देना, उसकी काउंसलिंग करना, उसको समझाना, उसको चीज़ें बताना, छुपाना नहीं होता पहली चीज, ठीक है। चलें आगे। ये तो टेररिस्ट एक्सीडेंट्स वाले में नहीं, मतलब यहाँ पे तो खैर जो होएगा वो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या है, उसको भी तो काउंसलिंग करना ही पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ही कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, बट न्यूक्लियर मेडिसिन में स्पेशली आपको बताना है, ठीक है। चलें आगे। गुड। The effect of radiation on the fetus depends on the time of exposure relative to conception. When the number of cells in the embryo is small and their nature is not yet specialized, the effect of damage to these cells is most likely to take the form of failure to implant or an undetectable death of the fetus. Right? इसको सर थोड़ा क्लियर कर। हाँ ओके ठीक है, करते हैं। द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन fetus डिपेंड्स ऑन, पहला चीज क्या बोला, टाइम ऑफ एक्सपोजर रिलेटिव टू कंसेप्शन, ये तो क्लियर है, राइट। व्हेन द नंबर ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो इज स्मॉल, राइट, एंड देयर नेचर इज नॉट येट स्पेशलाइज्ड, अभी तक उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ, हाँ राइट। The effect of damage to these cells is most likely to take the form of failure to implant, हो सकता है इम्प्लांट हो ही नहीं, हो ना पाए, या और of undetectable death हो जाए, death of the fetus, करेक्ट। दो चीज होएगा, या तो फेलियर ऑफ इम्प्लांट और अनडिटेक्टेबल डेथ ऑफ द fetus, ये हो सकता है, ठीक है। Exposure of the embryo in the first 3 weeks following conception is not likely to result in the effect in the live born child, despite the fact that the CNS and the heart are beginning to develop in the 3rd week. क्या बोला? Exposure to embryo in the first 3 weeks following conception is not likely to, बोल रहा है, is not likely to result in effects in the live born child. इसका मतलब क्या हुआ? जो बच्चा ओके ठीक है, तो ये बोल रहा है एक्सपोजर ऑफ एम्ब्रियो इन द फर्स्ट 3 वीक्स, राइट। यदि फर्स्ट 3 वीक में यदि एक्सपोजर हुआ भी है तो भी ये बोल रहा है ऑल्दो सीएनएस भी बनना शुरू हो जाता है और हार्ट भी, फिर भी उसमें बोल रहा है उसके ऊपर जो है इट इज नॉट लाइकली टू रिजल्ट इन इफेक्ट, मतलब एबनॉर्मल इफेक्ट और बाकी चीजें जो होंगी वो नहीं होंगी यदि फर्स्ट 3 वीक्स में यदि हुआ है तो, राइट। ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द पीरियड of major organogenesis conventionally taken to be from the 3rd week after conception, malformation may be caused in the organ under development at the time of exposure. ये बोल रहे हैं 3rd week से 3rd week के बाद यदि एक्सपोजर लग रहा है, ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द पीरियड
मेजर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है. Conventionally taken to be from the third week after conception, malformation may be caused in the organ under development at the time of exposure. यदि इस पीरियड में यदि एक्सपोजर हुआ तो यहाँ पे malformation हो सकता है. आफ्टर 3 वीक के बाद. आफ्टर 3 वीक्स के बाद होगा. लेकिन दिस इफेक्ट, ये भी इफेक्ट जो होगा वो अपीयर कब होएगा? अपीयर टू हैव ए थ्रेशोल्ड ऑफ एटलीस्ट 0.1 ग्रे, मतलब 100 मिलीग्रे. उसके बाद ही जाकर के वो भी इफेक्ट होएगा. सही है. चलते चले. बहुत बढ़िया. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 to 25 weeks, the CNS is relatively sensitive to radiation. Fetal absorbed dose in excess of 0.1 gray may result in a decrease of intelligence quotient (IQ). During this same period, fetal dose in the range of 1 gray result in a high probability of severe mental retardation. Right? Mental values of IQ lower than the expected have been reported in some children exposed in utero at Hiroshima and Nagasaki. There have been two principal quantitative findings. The first is reduction in IQ with increasing absorbed dose. This effect is very dependent on the fetal age. ठीक है? Okay. So let's. ठीक है. During the period of 8 to 25 weeks, वो बोल रहे हैं the CNS is relatively sensitive to radiation. CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंसिटिव है. करेक्ट. तो उस केस में यदि फीटल डोज जो है वो 0.1 ग्रे से ज्यादा यदि बढ़ रहा है तो उस केस में ये नोटिस किया गया है कि डिक्रीज इन IQ. ठीक है, एक बात. दूसरा, इसी सेम पीरियड में मींस 8 to 25 वीक्स में यदि फीटल डोज जो है वो 1 ग्रे के रेंज में है, 1 ग्रे के मतलब 10 टाइम्स मोर, तो उस केस में ये देखा गया है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होगा. ओके, मेंटल रिटार्डेशन होगा. वैल्यूज ऑफ IQ लोअर देन एक्सपेक्टेड जो है वो रिपोर्ट हुआ है इन सम चिल्ड्रेन जो लोग राइट एक्सपोज्ड इन यूट्रो. तो हिरोशिमा नागासाकी का जो डेटा है वो वहां पे देखा गया. देयर हैव बीन टू प्रिंसिपल क्वांटिटेटिव फाइंडिंग जो आगे भी बता रहा है वहां पे ये भी देखा गया है कि रिडक्शन इन IQ विथ इंक्रीजिंग एब्जॉर्ब डोज. राइट, रिडक्शन इन IQ विथ इंक्रीजिंग एब्जॉर्ब डोज. ना तो डोज बढ़ता गया तो IQ घटता है, ऐसा देखा गया वहां पे. राइट, एंड द इफेक्ट इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द फीटल एज, मतलब ये एज 8 to 25 वीक्स में उसकी एज डिपेंडेंसी देखी गई. ठीक है. रिगार्डलेस ऑफ द टाइम ऑफ gestation, IQ reduction has not been clinically identified at fetal absorbed dose of less than 0.1 gray. यदि 0.1 ग्रे से यदि डोज कम है तो उस केस में रिगार्डलेस ऑफ टाइम ऑफ gestation उस IQ रिडक्शंस नहीं देखा गया. राइट. इन द पीरियड फ्रॉम 8 to 15 week after conception, a fetal absorbed dose of 1 gray reduces IQ by about 30 point. क्या देखा? In the period of 8 to 15 weeks, right, after conception, a fetal absorbed dose of 1 gray reduces IQ by about 30 points. 30 point reduction होता है 1 ग्रे एब्जॉर्ब डोज पे. एक नॉर्मल IQ कितना होता है सर? ये तो मुझे नहीं पता. A similar but a smaller reduction in detectable following exposure in the period from 16 to 25 weeks. क्या बोल रहा है? A similar but a smaller reduction भी ऐसा देखा गया, डिटेक्टेबल देखेगा फॉलोइंग एक्सपोजर इन द पीरियड ऑफ 16 to 25 weeks. मतलब 16 to 25 weeks में भी
होगा। हाँ IQ रिडक्शन जो है, यदि एक्सपोजर लग रहा है इसी टाइप का एक्सपोजर 1 ग्रे के आसपास, तो वहां पर भी रिडक्शंस देखा गया। बट 30 ठीक है, ठीक है। तो शरद जी ने बता दिया देख करके कितना होता है IQ, नॉर्मल IQ 130 सर। 130। ठीक है, चलो थैंक यू शरद है। At fetal absorbed dose of 1 gray, the probability of this effect is about 40%. ठीक है। The effect of all levels of dose are less marked following exposure in the period from 16 to 25 weeks after conception and have not been observed for other periods. What does it say? ठीक है, ये लाइन तो भाई मुझे अभी क्लियर नहीं है, सो आई थिंक प्रोबेबली आई नीड टू रीड वंस मोर टू अंडरस्टैंड दिस लाइन। ये पर्टिकुलर लाइन तो मुझे दोबारा समझना पड़ेगा, एक बार मुझे रिविजिट करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। सो आई एम नॉट कन्विंस राइट नाउ। सो ठीक है, सेकंड रीडिंग में समझ जाऊंगा, थोड़ा टाइम लेके देखना पड़ेगा मुझे खुद ही। फाइन, बट आगे की चीज देखते हैं। All the clinical observations on IQ and severe mental retardations relate to high absorbed dose and high absorbed dose rates, and their direct use for chronic exposure probably overestimates the risk. मतलब ये बोल रहा है कि ऑल क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो भी हुआ है IQ के बारे में या सेवरल जो मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है उसके बारे में, वो ऑब्जर्व हुआ हाई ऑब्जर्व डोज पे और हाई ऑब्जर्व डोज रेट्स पे। और बोल रहा है एंड देयर डायरेक्ट यूज जो है फॉर क्रोनिक एक्सपोजर, मतलब क्रोनिक एक्सपोजर में क्या होता है, एक्सपोजर जो है एक्यूट में तो एक ही बार लग जाता है, क्रोनिक में धीरे धीरे टाइम एक्सटेंडेड टाइम पे है। तो उस केस में जब क्रोनिक एक्सपोजर में जब आप देखोगे तो ये रिस्क जो एस्टिमेट होता है वो ओवर एस्टिमेट होता है, ज्यादा बढ़ा कर थोड़ा बढ़ करके ओवर एस्टिमेटेड होता है। राइट, बढ़िया। थ्रू आउट मोस्ट ऑफ ए प्रेगनेंसी द फीटस इज assumed to be at a risk of potential carcinogenic effects of radiation. From the 3rd week after conception until delivery, there is felt to be an increased risk of both leukemia and childhood cancer. मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी तो मानते हैं, ठीक है। कहाँ से, 3rd वीक से लेकर के, फ्रॉम 3rd वीक आफ्टर कंसेप्शन अंटिल डिलीवरी देयर इज felt to be an increased risk of both leukemia and childhood cancer. The magnitude of the risk has been subject of many publications, yet the interpretation remains open to debate. मतलब क्यों होता है, क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, उस पर डिबेटेबल है। Doll and Wakeford have shown elevated risk associated with obstetric X-ray examination of pregnant women. Fetal absorbed doses associated with that study were 10 milligram. There is some evidence of elevated number of leukemias among atomic bomb survivors who were irradiated in utero, but there is no apparent dependence on dose rate and the cases did not occur during the childhood. मतलब यहाँ पे डिबेटेबल है ये चीजें, कोई कंफर्म नहीं है। इवन हिरोशिमा नागासाकी में भी बोल रहे हैं देयर इज सम एविडेंस है एलिवेटेड नंबर ऑफ ल्यूकेमिया अमंग एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर हु वेर इरेडिएटेड इन यूट्रो, बट देयर इज नो अपेरेंट डिपेंडेंस। ऐसा डिपेंडेंस नहीं है एब्जॉर्ब डोज के पे कि डोज बढ़ेगा तो ल्यूकेमिया बढ़ता जाएगा या ऐसा। एंड द केसेस डिड नॉट ऑकर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। इसका क्या मतलब? हाँ, ल्यूकेमिया का केस चाइल्डहुड में नहीं आया। करेक्ट। इसका तो डिबेटेबल है, सब आगे बढ़ा जाए। सही है जी, चलो ठीक है। fetal absorbed doses in the range below 0.1 gray
appear to present no substantial risk of fetal death, malformation और impairment of mental development. तो वही मेन है कि हाँ 0.1 ग्रे से यदि कम है तो वैसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है. इन एडिशन द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ रेडियोजेनिक इंडक्शन ऑफ चाइल्डहुड कैंसर और ल्यूकीमिया एट 0.1 ग्रे इज अबाउट 1 in 170. 170 में किसी एक. Yes, in addition the lifetime risk of radiogenic induction of childhood cancer और ल्यूकीमिया जो है at 0.1 ग्रे पे इतना है 1 in 170. बढ़िया है यार ये तो डेटा. इसको तो ऑब्जेक्टिव में, इसको तो मैं एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. हैं भैया मेरा काम ही है पढ़ना, ढूंढना, एमसीक्यूज बनाना, सोचना कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज बन के आएगा. हम लोगों का काम ही वही है. तुम लोगों का काम है पढ़ना, समझना, रट्टा मारना नहीं. हम तो भाई आखिर हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं. तुम समझो या ना समझो. नहीं. Accordingly, the ICRP 2000 has concluded that there is no medical justification of, there is ICRP जो 2000 जो है वो क्या बोल रहा है, there is no medical justification for terminating a pregnancy at fetal dose, fetal absorbed dose is below this level. तो कोई टर्मिनेशन की जरूरत नहीं है. राइट देखा. अभी ठीक है, फिर जब सारे लोग बोल रहे हैं तो चलो. अदर, अब लेट इफेक्ट देखना है. अदर लेट इफेक्ट्स क्या है रेडिएशन के. अदर लेट इफेक्ट्स ऑफ कंसर्न इंक्लूड सीवियर जेनेटिक और हेरिडिटरी इफेक्ट्स एक्सप्रेस्ड इन सब्सिक्वेंट जनरेशन, ये हो सकता है. एंड सेकेंड, other causes of non-cancer mortality associated with exposure to ionizing radiation. तो अदर इफेक्ट्स में क्या आ गया, दो आ गया. एक तो सीवियर जेनेटिक या हेरिडिटरी इफेक्ट्स हो सकता है इन सब्सिक्वेंट जनरेशन में, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें. और दूसरा जो है अदर कॉजेज ऑफ नॉन कैंसर मोर्टेलिटी, मतलब कैंसर नहीं होगा लेकिन वो एक्सपोजर से आदमी चला जाएगा. ठीक है. द इरेडिएशन ऑफ the gonads of either parent has not been shown to result in a deleterious effects on children. ऐसा नहीं देखा गया. Kelvin, the irradiation of gonads of either parent has not been shown to result in deleterious effects on children. Children के ऊपर gonads पे रेडिएशन पड़ने से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देखा गया. सही है. बढ़िया. Over the last 3 decades, it has become clear that the risk of transmitting such radiation acquired abnormalities to offspring have been difficult or impossible to identify. अभी तक लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. No hereditary effects have been seen in human studies below gonadal dose of 0.5 gray. ये भी एक अच्छा एमसीक्यू बन रहा है. No hereditary effects have been seen in human studies below gonadal absorbed dose of 0.5 gray. ठीक है, हम 0.5 ग्रे माइनस कर डैश दे देंगे और इनसे इधर लिख करेंगे. अब आप टिक आउट करो कौन सा सही था कौन सा गलत था. ठीक है. At higher absorbed doses there are very few population of large enough size to allow risk estimation. क्या बोल रहा है? At higher absorbed doses there are very few population of large enough size to allow risk estimation. इसका मतलब क्या है?
सर 0.5 गिरे से ज्यादा डोज पे At higher absorbed dose, there are very few population of large enough size to allow risk estimation. इसका मतलब क्या हुआ? सर ये इसके आगे हमें including जानकारी के लिए बहुत लार्ज और ज्यादा डाटा चाहिए। या फिर ये कह रहा है कि मोस्टली एक्सपेरिमेंट सर ह्यूमन पे तो हुआ नहीं होगा सर। वही नागासाकी ये में सुनाई दिया। नागासाकी वाला तो उसका रिजल्ट नेचुरली ह्यूमन का लाइफ काफी ज्यादा होता है, तो ये रिजल्ट आया नहीं है। ये दूसरे लार्ज अदर पॉपुलेशन मतलब हो सकता है दूसरे जानवर पे करके देखा हो। पता नहीं मुझे। ये भी ये नहीं। Anyway, I'm not clear about this sentence. I again read to next visit मुझे करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। मुझे ना उतनी क्लियरिटी हो नहीं पाई। So please, मुझे दूसरी बार देखना पड़ेगा इस लाइन को। और आजकल ना जब मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इतने लार्ज पॉपुलेशन पे मिली नहीं है कि जिस पे हम रिस्क एस्टिमेशन कंक्लूड कर सकें। हाँ ये भी है सर, पॉपुलेशन उतना हमारा सैंपल साइज ही नहीं हुआ है कुछ कंक्लूजन। जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ उससे मतलब वो बस हमारे पास है, लेकिन इससे ज्यादा हायर डोज पे कि अगर इससे ज्यादा हायर डोज लगेगी पॉपुलेशन को जेनेटिकल इफेक्ट्स कोई शो नहीं। चाइना चाहिए। ठीक है चलो। Anyway, as a result, human risk estimate have been based largely on analysis of animal data. Right. So the NCRP has endorsed risk coefficient of severe genetic effect 1 into 10 to the power minus 2 per sievert for a population of all age exposed to low absorbed dose and absorbed dose rates. ये भी एक MCQ का क्वेश्चन बनता है बॉस। As per NCRP, the risk estimate for severe genetic effect is dash। ये वाला डैश कर देंगे और आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। अब जो ये नहीं सुनेगा ध्यान से वो मरेगा। ठीक है। फॉर ऑल पॉपुलेशन ऑफ एजेस एक्सपोज्ड टू लो डोज रेट और एब्जॉर्ब डोज रेट, या और भी गड़बड़ करना होगा तो कर सकते हैं, यहाँ पे भी डैश लगा देंगे। हाई डोज लो डोज, हाई डोज लो डोज, कंफ्यूज करके 4 MCQ बना देंगे और उसमें से ढूंढते रहो। तो ये फैक्ट और ये स्टेटमेंट जो है वो याद रखना जरूरी है। सही है, गुड, वेरी नाइस। The category other causes of non-cancer mortality includes diseases of circulatory, digestive and respiratory systems. A statistically significant increase in mortality attributable to these diseases have been observed in atomic bomb survivors. मतलब वहां पे ये लोगों ने देखा है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट जो है इंक्रीज देखा गया मोर्टेलिटी में एट्रीब्यूटेबल टू दीज डिजीजेज। दीज डिजीजेज मतलब कौन कौन से? सर्कुलेटरी डिजीज, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी, एंड विच इज कमिंग अंडर द अदर कॉज ऑफ नॉन कैंसर मोर्टेलिटी। तो ये चीजें जो हैं वो हिरोशिमा नागासाकी वाले डेटा में देखा गया। ऑल्दो देयर आर insufficient data to determine a dose response relationship, the current data appears to show a curvilinear shape with essentially zero risk below 0.5 sievert। ठीक है, या बोल रहा है although there are insufficient data to determine a dose response relationship, the current data appears to show a curvilinear shape with essentially zero risk below 0.5 sievert। The relative increase in mortality rate for these diseases individual exposed to 1 sievert is approximately 10%। क्या बोल रहा है? The relative increase in mortality rate जो है वो for these diseases मतलब ये due to non-cancer mortality, right, is approximately 10%। कब? जब है इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू 1 sievert। 1 sievert आएगा मतलब होल बॉडी डोज, इफेक्टिव डोज की बात कर दिया इसने। सही है जी। अब आया जान। अब आई एक्चुअली जान में जान। अभी तक सिर्फ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेडिएशन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं,
तो सारी चीज़ें अब हमने डिस्कस कर ली। अब आ रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअली रेडिएशन कैजुअलिटी।